माडवी हिडमा के मरने के बाद जो जिस तरह का उत्साह और कुछ सवाल भी है कि अब नक्सलिज्म का शेप और साइज क्या है, और जिस तरह से ये क्लेम्स किए जा रहे थे कि माडवी हिडमा को अगर मार गिराया गया तो उसके बाद नक्सलिज्म शायद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी देवजी जो रिसेंटली जनरल सेक्रेटरी बना सीपीआईएम का, उसका सरेंडर करना अभी भी बाकी है। लेकिन तब तक की सिचुएशन क्या है और अभी छत्तीसगढ़ में किस तरह से नक्सलिज्म बचा हुआ है, ये जानने के लिए हमारे साथ आज बस्तर आईजी पी सुंदरराज जी जुड़ रहे हैं। इनसे बेहतर मैंने पहले भी कहा था कि कोई हो नहीं सकता, क्योंकि ये जब से आईपीएस ऑफिसर बने हैं तब से इनकी पूरी सेवा पूरे बस्तर डिवीजन में ही रही, और इनसे बेहतर कोई बता नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने नक्सलवाद की शुरुआत से इस पूरे रीजन को देखा है, और आज नक्सलवाद का खात्मा जब होने जा रहा है तो भी आज यहाँ पर ये कार्यरत है और सेवा अपनी इस पूरे क्षेत्र को दे रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। सर, यही मैं जानना चाहूंगी, अब माडवी हिडमा भी मारा गया और उसने आंध्र प्रदेश पुलिस की जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें यह था कि 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो माडवी हिडमा के साथ मौजूद थे। तो अब नक्सलिज्म किस वे में बचा हुआ है छत्तीसगढ़ में, और ये जो टारगेट दिया गया था आप लोगों को अमित शाह के द्वारा कि नवंबर 30 से पहले माडवी हिडमा को कहीं ना कहीं टारगेट करना है और उसको एलिमिनेट करना है, वो टारगेट 12 दिन पहले ही अचीव हो गया। और एक जॉइंट ऑपरेशन था आंध्र प्रदेश के साथ, यहाँ के इंटेलिजेंस इनपुट, वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस, ग्रेहाउंड, सब लोगों ने मिलकर ये जॉइंट ऑपरेशन किया। तो किस तरह से ये जॉइंट ऑपरेशन रहा, सबसे पहला सवाल कि किस तरह से ये जॉइंट ऑपरेशन रहा, छत्तीसगढ़ का कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें क्या था? भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन का एक स्पष्ट मंशा है और इरादा भी थे बस्तर संभाग के अंतर्गत और संपूर्ण भारत देश के अंतर्गत नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करने का उसका टाइमलाइन भी रखा गए थे। मार्च 2026 अनेक प्लेटफॉर्म में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय से लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और शासन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस बात को सार्वजनिक रूप से लगातार अपील भी किया और घोषणा भी किया, आने वाला बहुत जल्दी इसका समाप्त हमको करना है करके। इसी दृष्टिकोण से लगातार बस्तर संभाग के अंतर्गत सिक्योरिटी फोर्सेस, खासतौर पर डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस, हम अन्य तमाम जो एजेंसी से सुरक्षात्मक कारणों से मैं कुछ एजेंसीज का नाम नहीं ले पा रहा है, लेकिन सबका एक इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहा, जिसके कारणवश वर्ष 2024 और 25 हमारे लिए काफ़ी निर्णायक रहा। इस अवधि में देखा जाएगा टोटल 450 माओवादी का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ में रिकॉर्ड किए गए थे। उनमें से सबसे बड़ा नाम ये भी रहा सीपीएम माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू, पूरा संपूर्ण माओवादी संगठन के सरगना थे। मई 2025 में अबुजमाड़ के जंगल में उनके डेड बॉडी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक्सचेंज ऑफ फायर के पश्चात रिकॉर्ड किया। उसके आगे पीछे कई सेंट्रल कमेटी मेंबर्स, उसमें नाम यदि मैं लेना चाहूँगा तो सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर के, रामचंद्र रेड्डी के, सत्यनारायण रेड्डी और सीमावर्ती जो गरियाबंद जिला में भी चलपति और मोडम बालकृष्णा, और अन्य जो नक्सल अफेक्टेड स्टेट्स में भी देखा जाएगा गजाला रवि आंध्र प्रदेश में और झारखंड में विवेक मांझी और सहदेव। इस प्रकार माओवादी संगठन का टॉप 10 लीडर्स का इस एक साल की अवधि में 2025 में अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात उनका डेड बॉडी से रिकॉर्ड किए गए थे। और इस अवधि में देखा जाएगा सेंट्रल कमेटी मेंबर सुजाता और पुलिट ब्यूरो मेंबर वेणुगोपाल, सेंट्रल कमेटी मेंबर सतीश, एवं काफ़ी बड़ी संख्या में अन्य माओवादी कैडर हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने भी आए थे। उनको पुनर्वास भी किए गए थे। दोनों छत्तीसगढ़ राज्य, महाराष्ट्र, तेलंगाना और सभी सीमावर्ती राज्य में लगातार यह प्रक्रिया जारी रहा। इस प्रकार माओवादी संगठन का काफ़ी हद तक उनकी स्थिति कमजोर हो गई थे, उनकी पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, उनके आधा क्षेत्र सिमट गए थे, उनके कॉरिडोर पूरा ब्लॉक हो गए। उनके पास वर्तमान की परिस्थिति में और कोई ऑप्शन नहीं रहा एक्सेप्ट फॉर हिंसा त्याग करके समाज के मुख्य धारा में शामिल होने का। लगातार इस अपील को शासन द्वारा बार बार की गए थे। आपको याद होगा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन और हम सब लोग ने पुवर्ती गांव तक गए थे, उनके परिजन से मिला, माडवी हिडमा और बारसेदेवा का उनके परिजन से मिलकर उनके माध्यम से भी अपील की गई थे, हिंसा छोड़कर आ जाओ, हम गांव में रहकर खेती किसानी करेंगे, अच्छे से जीवन जिया करके। लेकिन कहीं ना कहीं उस अपील को भी अनसुनी की गई, अनदेखी की गई थे। और अभी 17 नवंबर 2025 नक्सलवादी अभियान की दृष्टिकोण से काफ़ी एक महत्वपूर्ण दिन रहा। इस दिनांक को छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती आंध्र प्रदेश की ईएसआर जिला में एक एक्सचेंज ऑफ फायर में माडवी हिडमा का डेड बॉडी, साथ साथ उनकी पत्नी राज्य और अन्य 4 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर की गई थी। उसके पश्चात 18 नवंबर को भी एक और मुठभेड़ में आंध्र प्रदेश सिक्योरिटी फोर्सेस ने टेक शंकर सहित
7 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। टेकशंकर ऐसा एक नाम थे जो आंध्र उड़ीसा बॉर्डर में, और बाकी इलाके में भी उनका आतंक रहा। जिस तरीके से माडवी हिडमा का जो संपूर्ण दंडकारण्य इलाका में और सीमावर्ती क्षेत्र में एक आतंक के चेहरा के रूप में उनका एक पहचान बनाते, कई वारदात में उनका भूमिका रहा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और काफ़ी बड़ी बड़ी शहादत हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस का जो हुआ उस घटना में भी उनका रोल रहा। और ताड़मेटला से लेकर मिनपा से लेकर टेकलोगुड़ा मुठभेड़ और कई ऐसा वारदात है जिसमें उनका नाम हम ले सकता है। इस प्रकार माडवी हिडमा का डेड बॉडी रिकवर करना 17 नवंबर को, उसके पश्चात 18 नवंबर को भी आगे जो कार्रवाई हुआ, और काफ़ी बड़ी संख्या में जो माओवादी कैडर्स अरेस्ट भी किए गए थे आंध्र प्रदेश में, जो 50 की संख्या का भी जानकारी कंफर्मेशन हो रहा है, और भी लगातार सर्चिंग और कॉम्बिंग चल रहा है। इस प्रकार वर्ष 2025 में खासतौर पर नवंबर का ये विगत 2-3 दिन हमारे लिए काफ़ी निर्णायक और डिसिसिव रहा, और इस पे हमारा एक इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए काफ़ी एक मजबूत मैकेनिज्म है। हमारा अलग अलग जो चैनल से इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए और इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस के लिए भी अभी हाल फिलहाल का ऑपरेशंस का प्रमुख भूमिका आंध्र प्रदेश के जो सिक्योरिटी फोर्सेस और उधर की लोकल पुलिस का रहा। लेकिन लगातार ये विगत 2-3 वर्षों से इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी मेहनत हुई है, काफ़ी इसमें मैकेनिज्म्स को डेवलप किए गए थे, उसके परिणाम कहीं ना कहीं हमको अभी वर्तमान में देखने के लिए मिल रहा है। माडवी हिडमा को ट्रेस करना अपने आप में कहीं ना कहीं एक काफी डॉन्टिंग टास्क हो गया था, काफी मुश्किल से, क्योंकि करगट्टा हिल्स में भी ऑपरेशंस लॉन्च किए गए थे माडवी हिडमा को ट्रेस करने के लिए, लेकिन उस समय भी वो ट्रेस नहीं हो पाया और वो भाग निकला। उसके बाद लगातार उसको ट्रेस करने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे थे और सारी चीजें, इंटेलिजेंस, सारा इनपुट्स था, लेकिन वो छत्तीसगढ़ में मौजूद नहीं था, ऐसी भी खबरें आ रही थी। तो उसको ट्रेस करने के लिए कौन सी ऐसी जो स्ट्रैटेजी है वो काम कर गई, क्योंकि अब क्योंकि ऑलरेडी वो मारा गया है, तो कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी थी उसको ट्रेस करने में जो सबसे ज्यादा कारगर साबित? दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी इलाका में पूर्व में इधर के जो भौगोलिक परिस्थिति है, काफ़ी घने जंगल है, पहाड़ी क्षेत्र है और इनएक्सेसिबिलिटी का सिचुएशन पहले रहा। इन सब के परिस्थिति को माओवादी संगठन द्वारा अपना फेवर में उसको यूज़ किया गया। इसी कारण से दंडकारण्य उनके लिए काफ़ी एक बड़ी आधार क्षेत्र बन गई, खासतौर पर जिला सुकमा बीजापुर के जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स है और जो हमारे नेशनल पार्क एरिया अबुझमाड़ क्षेत्र है। लेकिन PLG बटालियन नंबर 1 जिसमें माडवी हिडमा कमांडर के रूप में रहा हाल फिलहाल तक, अभी वर्तमान में सेंट्रल कमेटी मेंबर के रूप में दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी इलाका का सेक्रेटरी के रूप में उनका कार्य रहा। लेकिन काफ़ी समय तक उन्होंने PLG बटालियन नंबर 1 के कमांडर रहा। उस दौरान सुकमा और बीजापुर के इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर में अधिकतम उनका लोकेशन आते रहे, तो उनका बटालियन के लोकेशन का आधार पर कई ऑपरेशन हमने संचालित भी किया। लेकिन उस समय हमारा एडवांटेज कम और माओवादियों का एडवांटेज ज़्यादा रहा। इस परिस्थिति को देखते हुए काफ़ी सिक्योरिटी कैंप्स भी हम अंदर इलाका में प्रारंभ किए गए थे, खासतौर पर बेजी चिंतागुफा एक्सेस से लेकर चिंतलनार किस्टाराम एक्सेस, तर्रेम पामेड़ और उसूर पामेड़, इस प्रकार सुकमा और बीजापुर की इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर एरिया में काफ़ी नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित करके ऑपरेशन के अलावा विकास कार्य को भी गति दी गई थी और क्षेत्र की जनता के विश्वास जीतने के लिए भी लगातार हमने कार्य किया। इन सब की परिस्थिति के बाद वर्तमान में माओवादियों के पास ऐसा कोई शेष आधार क्षेत्र नहीं बच गई। PLG बटालियन नंबर 1 के लिए भी है और जितना भी DKZC कैडर्स और उनकी जो अन्य संगठन के लिए किसी के पास वर्तमान में क्षेत्र की जनता का सहयोग नहीं मिल रहा है, उनकी सप्लाई नेटवर्क टूट गई है, नया रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा है और इस प्रकार के कारणवश उनका एक जैसे दूसरे जगह भागना पड़ा। धीरे धीरे सुकमा बीजापुर इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर छोड़कर उन्हें छत्तीसगढ़ तेलंगाना का इंटरस्टेट बॉर्डर है, जिसमें कोरागुड हिल्स का नाम अभी हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में आए थे। वर्ष 2025 की पीक समर सीजन में भी हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस कोरागुड हिल्स में ऑपरेट किया। उधर 31 माओवादियों को डेड बॉडी रिकवर की गई थी और काफ़ी बड़ी संख्या में उनकी जो आर्म्स अम्युनिशन रिकवर किया गया, उनकी अम्युनिशन बनाने का, आर्म्स फैब्रिकेट करने का जो फैसिलिटी है उसको भी हमने ध्वस्त किया। और उसके बाद फिर काफ़ी हद तक मतलब तेलंगाना बॉर्डर में उनका मूवमेंट हो गए थे, उधर भी लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस सभी एजेंसीज ने उनको ट्रेस करने की कार्रवाई किया। उस समय भी बार बार हम इस बात को हाईलाइट किया है, माओवादी संगठन के पास अभी भागने के लिए, छुपने की कोई जगह नहीं है। यदि एक जगह छोड़कर दूसरी जगह भागेगा, उधर मैं मच जाऊंगा, इस टाइप का परिस्थिति नहीं रहा। इस बात को लगातार हमने कई फोरम में अपील भी किया, लेकिन इस बात को भी अनदेखी की गई थी और अंत में जैसा भी आंध्र प्रदेश की ESR जिला में हुई मुठभेड़ में उनका डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इसलिए यदि इस बात को यदि सुना होगा, इस बात को यदि विचार किया होगा,
हिंसा छोड़कर आ जाते थे बेहतर रहा होगा, लेकिन उनके इंटेंशन सबके मालूम है। एक हिंसा के बल पर ही लगातार विगत 25-30 सालों से काफ़ी बड़ी वारदात में उनका भूमिका रहा है। इन सब परिस्थिति कारण से फिर वो आगे भी हिंसात्मक रास्ते में जाने के लिए उनका विचार रहा होगा, लेकिन अंत भी वैसे ही हो गया उनका। अभी आने वाला समय में शेष जो हमारे पास अभी टारगेट्स है, जिसमें पोलिट ब्यूरो मेंबर देवजी से लेकर सेंट्रल कमेटी मेंबर्स संग्राम है, सेंट्रल कमेटी मेंबर रामदेव है और सेंट्रल कमेटी मेंबर गणेश उइके और डीकेएसएससी कैडर्स में देखा जाएगा बारसे देवा है और पापाराव। इस प्रकार काफ़ी कम संख्या में जो माओवादी की लीडरशिप शेष रह गई है और नीचे लेवल के कैडर्स का भी संख्या काफ़ी हद तक अभी घटते जा रहा है। उनकी क्षेत्रफल भी सिमट रहा है और बल संख्या भी कम होते जा रहा है। इन सब माओवादी के पास अभी मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर आ जाएगा ठीक रहेगा, अन्यथा जिस तरीके से हमारा अभियान जारी है, हमारे फोर्सेस एक संकल्प के साथ काम कर रहे हैं, फिर उसके परिणाम उनको सामने करना पड़ेगा। सर, आपने कहा क्षेत्रफल काफी ज्यादा सिमट गया है, ये क्षेत्रफल अभी कितना रह गया है? क्योंकि कांकेर से भी जो रिसेंटली 200 नक्सलियों ने सरेंडर किया, उसमें बहुत सारे लोग कांकेर काडर के भी थे, अलग अलग काडर्स के लोग आए, तो अब क्षेत्रफल कितना हो गया है और कितने बचे हुए हैं अगर अमूमन नंबर में बात की जाए तो? बस्तर संभाग टोटली 42,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। उसमें इंद्रावती रिवर बस्तर को उत्तर और दक्षिण के हिसाब से उसका डिवाइड करते हैं। जैसे माओवादी संगठन का भी दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी में उत्तर सब जोनल ब्यूरो यानी इंद्रावती नदी के ऊपर जो भी हिस्सा होते हैं उत्तर सब जोनल ब्यूरो में आते हैं और इसके दक्षिण इलाके में साउथ सब जोनल ब्यूरो में आते हैं। अभी अक्टूबर महीने में काफ़ी बड़ी संख्या में उत्तर सब जोनल ब्यूरो के जो कैडर्स, जिसमें सेंट्रल कमेटी मेंबर रूपेश और डीकेएसएससी कैडर्स में वेंकटेश, राजमन, रणिता, राजू सलाम और अन्य जितना भी पीएलजी कैडर्स है और संगठन का कैडर्स है, जबलपुर में 210 की संख्या में उन्होंने समाज मुख्य धारा में शामिल हुई और कांकर में 21 की संख्या में, और इसके अलावा गढ़चिरौली में भी जैसे पोलिट ब्यूरो मेंबर वेणुगोपाल की उनके नेतृत्व में लगभग 60-61 माओवादी कैडर ने समाज की मुख्य धारा में शामिल हुआ। सिर्फ एक हफ्ते की अवधि में अक्टूबर महीने में देखा जाएगा नॉर्थ सब जोनल ब्यूरो का लगभग 90% कैडर्स हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए। शेष कुछ कैडर्स अभी बचा है, उनसे भी लगातार हम अपील भी जारी कर रहे हैं और हमारा अभियान भी जारी है। जैसा आने वाले समय में परिणाम जैसा होगा सबके सामने रहेगा। दूसरी ओर जो साउथ सब जोनल ब्यूरो में जहाँ पर वेस्ट बस्तर डिवीजन आते हैं, साउथ बस्तर डिवीजन, दरबार डिवीजन, ये 3 जिला का इलाका प्रभावित करते हैं। बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा इलाका का थोड़ा बहुत सीमावर्ती क्षेत्र बस्तर का भी इलाका को वो इम्पैक्ट करते हैं। इन इलाका में भी जैसा जो बड़ी बड़ी जो नाम कैडर्स का मैंने लिया थे, जैसा अक्सर उन लोग का लोकेशन आते रहते, बारसे देवा, पापाराव, हाल फिलहाल तक माडवी हिडमा का भी, और जैसा सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का और कुछ पोलिट ब्यूरो मेंबर्स का लोकेशंस आते रहते हैं। लेकिन अभी इन इलाका में भी माओवादी के पास ऐसा कोई आधार क्षेत्र नहीं बचा है। छोटे छोटे पॉकेट्स है जहाँ पर हमारा परमानेंट या मजबूत अभी वर्तमान के पास उपस्थिति नहीं, लेकिन ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस आज की डेट में नहीं जा पा रहा है। हमारा बस्तर के कोने कोने तक सिक्योरिटी फोर्सेस अभी विगत 2 वर्ष में गई ऑपरेट किया। इसी कारणवश हमको ये बेहतर परिणाम देखने मिल रहा है। जो बस्तर का 42,000 स्क्वायर किलोमीटर में ऐसा कोई भी क्षेत्रफल नहीं जहाँ हमारा स्पेशल फोर्सेस या केंद्रीय अर्धसैनिक बल नहीं जा पा रहा है। अबुझमाड़ क्षेत्र हो, नेशनल पार्क इलाका हो, दक्षिण बस्तर हो या पश्चिम बस्तर हो, सभी इलाकों में हमने ऑपरेट किया। उसी कारण में सभी बेहतर परिणाम को देखने मिल रहा है और आने वाले समय भी हमारा नियमित रूप से अभियान जारी रहेगा। सर, ये जो मार्च 2026 का टारगेट यूनियन होम मिनिस्टर ने दिया हुआ है और अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपने भी जैसा कहा, उन्होंने लगातार इसके बारे में बात की है, तो ये प्रैक्टिकली अब पॉसिबल नजर आ रहा है? क्योंकि पहले भी एक बात कही जाती थी कि नहीं भाई, नक्सलवाद खत्म नहीं हो सकता, विचारधारा भी खत्म करने की जरूरत है। तो अब ये जो जितने भी टारगेट्स हैं जो मीट किए जा चुके हैं, अब एकदम प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि मार्च 2026 तक भारत नक्सल मुक्त हो जाएगा? जो माओवादी संगठन के खिलाफ ये अभियान है, ये लड़ाई है, मल्टीपल फ्रंट में लड़ाई जा रहा है। एक तो ऑपरेशनल फ्रंट जिसमें परिणाम सबको देखने के लिए मिल रहा है, जिस समय इसके पूर्व में गिनती भी किया है कितना कैडर्स, मतलब 2 साल की अवधि में 450 से अधिक कैडर की डेड बॉडी रिकवर की गई, तो काफ़ी बड़ी संख्या में आर्म्स अम्युनिशन भी बरामद की गई। उससे महत्वपूर्ण एक और बात है, जो कई माओवादी कैडर्स जो विचारधारा को छोड़कर, माओवादी संगठन का जो हिंसात्मक और नकारात्मक विचारधारा को छोड़कर जो एक सकारात्मक जीवन जीने के लिए सामने आ रहे थे, इन 2 साल की अवधि में देखा जाएगा 2200 से अधिक माओवादी कैडर ने, उसमें डीकेएसएससी लेवल से लेकर सेंट्रल कमेटी पोलिट ब्यूरो मेंबर से लेकर नीचे लेवल का जो दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ हो, सीएनएम हो, मिलिशिया कैडर्स हो, टोटल
2200 की संख्या में हिंसा छोड़कर अभी समाज में मुख्य धारा में शामिल हुए। उनका सबका पुनर्वास का कार्यक्रम नियमित रूप से जारी रहा। ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है जो माओवादी विचारधारा इवन उनके कैडर्स के बीच में अभी भी पॉपुलर नहीं रहा, इसका कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। जनता तो पहले से नकार दी उसको, क्योंकि जिस तरीके से अभी माओवादी संगठन का कोई भी जन सहयोग नहीं मिल रहा है, उनका कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं मिल रहा है, नया रिक्रूट नहीं मिल रहा है, इससे बात स्पष्ट हो रहा है माओवादी संगठन का भी विचारधारा बिल्कुल आउटडेटेड हो गई, उनके विचारधारा का कोई भविष्य नहीं रह गई। बाकी गिने चुने जो माओवादी संगठन के कैडर्स अभी भी हथियार लेकर हिंसा के बल पर क्षेत्र की जनता के जान माल को नुकसान करने के लिए कोई इरादा रखा है, उनका बार बार हमारा अपील भी है छोड़कर आ जाए। यदि नहीं आए तो हमारा सुरक्षा बल सक्षम है, जिस तरीके से विगत 2 साल से हमने ऑपरेट किया, आने वाले समय में भी हमारा अभियान और बेहतर तरीके से बेहतर रणनीति के साथ होगा। यदि कोई भी कैडर हिंसा के साथ लेकर हमारे क्षेत्र की जनता को कोई नुकसान पहुंचाने की सोचेगा, हम उसके लिए मुंह तोड़ जवाब देगा। उनके दिन बहुत गिनती में है, समय रहते हुए आ जाएगा अच्छा होगा, नहीं तो फिर परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा। जी बिल्कुल, एक स्टर्न वार्निंग यहाँ पर सुंदरराज जी देते हुए नजर आ रहे हैं। ये देवजी भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत ही कम समय में उसकी भी विचारधारा अब ऐसी हो गई है कि अब सरेंडर ही करना है। इसके बारे में जरा, अगर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द स्ट्रैटेजी, क्या ऐसी बात हो रही है कि देवजी भी सरेंडर करने वाले आने वाले समय में? अभी वर्तमान में देवजी के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में मेरे को बताना संभव नहीं होगा, लेकिन मैं इस बात को अनेक बार बोल चुकी है और आज भी मैं इसको रिपीट कर रहा है। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास दूसरे यदि विकल्प हो तो सोचने के लिए आवश्यकता होगा, लेकिन तब कोई ऑप्शन ही नहीं है। यदि वो देवजी हो, पापाराव हो या फिर बारसा देव हो या अन्य जितना भी सेंट्रल कमेटी मेंबर्स, जिसमें संग्राम से लेकर रामदेव से लेकर गणेश उइके और नीचे लेवल का कैडर्स भी, अभी भी कुछ कैडर्स हिंसा के साथ देकर फिर अभी भी जंगल में बंदूक लेकर घूम रहा है। उनके पास भी एक ही ऑप्शन है, छोड़कर आ जाए अच्छा होगा, नहीं तो फिर हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस इसके पहले जितना बेहतर संचालन किया ऑपरेशंस का, आने वाले समय में और बेहतर रणनीति साथ करने के लिए वो लोग तत्पर है और परिणाम सबके सामने रहा इसके पूर्व में, और आने वाले समय में भी बेहतर परिणाम लेने के लिए हमारा पूरा कोशिश रहेगा। यदि देवजी यानी जो भी कर रहे हैं हिंसा छोड़कर आना चाह रहे तो मतलब उनके बिल्कुल स्वागत करते हैं, शासन द्वारा भी और समाज भी स्वीकार करते हैं। इसके पूर्व में आप लोग देखा होगा जो अक्टूबर में जो पुनः मार्गम कार्यक्रम के तहत जबलपुर में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए थे, उन्हें रिसीव किया गए थे। समाज के लोग भी, जैसे उसमें क्षेत्र के प्रमुख मांझी चालकी हैं और अन्य जितना भी समाज के जो वरिष्ठ जन हैं वो लोग भी जाकर उनसे मिला, उनको मोटिवेट किया, उन्हें समाज में इसको री इंटीग्रेट किया। इस प्रकार पूरा समाज भी रेडी है, सरकार भी इसके लिए बार बार अपील कर रहा है, इसलिए सही समय है उनके पास, छोड़कर आ जाए अच्छा होगा, नहीं तो फिर परिणाम को उनको भुगतना पड़ जाएगा। बिल्कुल, ये काफी स्टर्न वार्निंग यहाँ पर सुंदरराज जी देते हुए नजर आ रहे हैं कि जितने बच्चे कुचे नक्सल कमांडोज हैं, जैसे कि पापा राव है और देवजी है, लगातार उनसे अपील की जा रही है कि हथियार छोड़कर वो मेन स्ट्रीम यानी कि मुख्य धारा में जुड़ जाएं। जितने जल्दी जुड़ जाएं उतना ज्यादा अच्छा। रिहैबिलिटेशन पॉलिसी में रिसेंटली छत्तीसगढ़ में कई ऐसे बेहतर चेंजेस आए हैं जिसके जरिए समाज भी रेडी है और गवर्नमेंट भी रेडी है उन्हें एक अच्छी जिंदगी देने के लिए। पीएम आवास योजना के तहत उन्हें आवास दिया जाएगा, 1 एकड़ जमीन दी जाएगी, सारी चीजें बिल्कुल उनके रिहैबिलिटेशन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो उन प्रयासों को एनकरेजमेंट उन प्रयासों से लेकर वो जल्दी मुख्यधारा में जुड़ जाएं, वरना उनका भी बिल्कुल वही हश्र होगा जो बाकी सारे नक्सल कमांडोज का हुआ जिन्होंने मुख्यधारा से जुड़ने का डिसीजन सही समय पर नहीं लिया। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ छत्तीसगढ़ से आज तक।